गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ आयरन। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ आयरन, है ना। आज आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें से आपने ढलवा लोहा और पिटवा लोहा पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये आपने पार्ट 9 में पढ़ा था। आज आप पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि आपने ढलवा और पिटवा लोहा पढ़ चुके हैं। अब आप थर्ड भाग पढ़ने जा रहे हैं, इस्पात। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस्पात क्या होता है भैया? इस्पात स्टील को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टील। और स्टील आप जानते हैं कि आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं, सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ये होती है स्टील। क्या होती है? स्टील होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? एनी प्रॉब्लम? स्टील के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं कि स्टील किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कि स्टील क्या है। इस्पात या स्टील। इस्पात में कार्बन की अशुद्धि ढलवा और पिटवा के बीच की होती है। मतलब ढलवा लोहा में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, पिटवा में सबसे कम होता है। पिटवा के लिए हमने आपको बताया था कि यह लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इस्पात में जो कार्बन की मात्रा है वो ढलवा और पिटवा के बीच की होती है। ढलवा और पिटवा के बीच की होती है। तो देखिए क्या होता है कि इस्पात में कार्बन की अशुद्धि ढलवा और पिटवा लोहे के बीच की होती है। इसका निर्माण निम्न विधि द्वारा होता है। पहली विधि नंबर 1, सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी द्वारा। सीमेंस मार्टिन की खुली भट्टी मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया है, शायद पार्ट 4 में होगा। सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी, ठीक है ना। तो सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी द्वारा क्या करते हैं कि इस भट्टी के अंदर, ठीक है ना, इस भट्टी के अंदर MgO तथा CaO का स्तर लगा होता है। क्या लगा होता है? MgO और CaO का स्तर लगा होता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का स्तर लगा होता है। क्या क्या लगा होता है भैया? MgO और CaO का स्तर लगा होता है। भट्टी को गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग करते हैं। भट्टी को गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग करेंगे भट्टी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ढलवा लोहे में रद्दी लोहा। अब जब भट्टी हमारी गर्म हो जाती है, गर्म होने पर भट्टी का ताप लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस ताप पर क्या करते हैं? ढलवा लोहे में क्या मिलाएंगे? रद्दी लोहा मिलाएंगे, ठीक है ना। ढलवा लोहे में रद्दी लोहा, हेमेटाइट, गालक और चूना पत्थर, ये 4 चीजें मिलाते हैं। ढलवा लोहे में रद्दी लोहा, हेमेटाइट, गालक और चूना पत्थर मिलाकर भट्टी में गर्म करते हैं। यानी इन 4-5 चीजों के मिश्रण को भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे निम्न परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे ही हम टेम्परेचर गर्म करते हैं, भट्टी का ताप 1600 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? आइए देखिए कि जो Fe2O3 है, Fe2O3 ये कार्बन के साथ क्रिया करके बना देगा 3CO प्लस 2Fe। ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। 2Fe2O3 प्लस 3Si ये कहां से आ रहे हैं? आपने लिया था ढलवा लोहा। ढलवे लोहे में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर आदि की अशुद्धियां होती हैं जो दूर होती हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 4Fe प्लस 3SiO2 सिलिका बन जाएगा, ठीक है ना। ये परिवर्तन हो रहे हैं। यानी हेमेटाइट जो है, फेरिक ऑक्साइड जो है, सिलिका से क्रिया करके आयरन देता है और सिलिका के रूप में पृथक हो जाता है। Fe2O3 जो अशुद्धि के रूप में मैग्नीज होता है, वो 2Fe प्लस 3MnO बैलेंस करने के लिए यहां पर 3, ठीक है। 5Fe2O3 प्लस P यानी फास्फोरस हो जाएगा 6B, ये 5Fe2 यानी 10Fe हो जाएगा, ठीक है ना। और 3P2O5 ये अशुद्धियां हैं, ये अशुद्धि है, ये अशुद्धि है, ये अशुद्धियां हैं। यानी फास्फोरस
फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में, मैग्नीज मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में, सिलिकॉन सिलिका के रूप में और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमें शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, हमें शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि इस्पात का निर्माण यहां तक अभी पूरा हुआ। इसके आगे देखते हैं, अभी इसी के नीचे हमें और लिखना है, इसी के नीचे हमें और लिखना है, नीचे इस तरह से। ठीक है, क्या लिखना है वो आइए देखते हैं। आपने लिखा, वहां तक समीकरण हो गए। कह रहे कार्बन के ऑक्सीकरण से बनी CO बाहर निकल जाती है। हमने आपको जो सबसे पहली समीकरण लिखा है उसमें CO के साथ ऊपर को तीर लगाया था और उसका मतलब ये था कि ये गैस है जो कि वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो कह रहा कार्बन के ऑक्सीकरण से बनी CO बाहर निकल जाती है, जबकि SiO2 और P2O5 SiO2 और P2O5 जो है भट्टी के स्तर से क्रिया करके धातुमल बनाती है। भट्टी के स्तर, अब भट्टी में काय का स्तर था, CaO का था, SiO2 बना देगा CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट जो कि धातुमल है। ठीक है ना भैया। इसी प्रकार 3CaO प्लस P2O5, तो ये बन जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट, तो 5 3 8। ठीक है, ये भी धातुमल है। ठीक है ना, क्या है धातु। आपने लिखा कि कार्बन के ऑक्सीकरण से बनी CO बाहर निकल जाती है। अब कार्बन का ऑक्सीकरण आपने देखा था, सबसे पहली समीकरण हमने लिखी थी, जबकि SiO2 और P2O5 भट्टी के स्तर से क्रिया करके धातुमल बनाते हैं। ये दोनों क्रिया करेंगे और धातुमल के रूप में पृथक हो जाएंगे। धातुमल हटाने के पश्चात जैसे ही धातुमल बना, इस धातुमल को हटाने के बाद इसमें यानी जो मात्रा बची हमारी उसकी बात कर रहा है, उसमें आयरन मैग्नीज और कार्बन, ये 3 नाम है, आयरन मैग्नीज और कार्बन की एक मिश्र धातु, इन तीनों को मिलाने से एक मिश्र धातु प्राप्त होती जिसका नाम है स्पीगेल आइजेन। ठीक है ना, तो धातुमल हटाने के पश्चात आयरन मैग्नीज और कार्बन की एक मिश्र धातु स्पीगेल आइजेन मिलाने पर स्टील प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? स्टील प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या प्राप्त हो गया? स्टील प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुई? समझ में आया? स्टील प्राप्त हो जाता है, जिसे या स्टील को ही इस्पात कहते हैं। क्लियर हुई? इस प्रकार से आपका टाइप्स ऑफ आयरन फिनिश होता है। क्या होता है? टाइप्स ऑफ आयरन फिनिश होता है और आपकी हेडिंग होती है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात में अंतर। ठीक है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात में अंतर। तो ये हेडिंग आपकी है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात में अंतर। ठीक है ना, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात में अंतर। कॉलम बना दिए 3, कितने बना दिए? 3। कार्बन यानी कि C जो है 93 से 94% होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 93 से 94% होता है। यानी लिख सकते हैं इसमें कार्बन 93 से 94% होता है। कितना होता है? 93 से 94% होता है। ठीक है ना, 1 मिनट, सॉरी उल्टा हो गया। Fe, इसमें Fe जो है 93 से 94% होता है। 99.9 के समथिंग Fe होता है। इसमें 99.9% Fe होता है। इसमें लगभग 98% Fe होता है। ठीक है ना, लैंग्वेज आप लोग सुन ले, लिखेंगे क्या? इसमें 93 से 94% Fe होता है, इसमें 99.9 समथिंग Fe होता है, लोहा होता है, इसमें लगभग 98% Fe होता है। इसका नंबर 2, ये नंबर 1 था। नंबर 2, इसका गलनांक लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
इसका गलनांक लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका गलनांक लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3 पॉइंट हो गए। गलनांक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका गलनांक 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर 3, इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है, इसकी रेशेदार संरचना होती है और इसकी भी संरचना क्रिस्टलीय होती है। ठीक है ना। ये तीसरा पॉइंट है कि इसकी ढलवा लोहे की संरचना क्रिस्टलीय होती है, इसकी संरचना रेशेदार होती है और इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। नंबर 4, वेल्डिंग नहीं होती, वेल्डिंग नहीं होती। वेल्डिंग क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा लोहा अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है ना। तो ढलवा लोहे में वेल्डिंग नहीं होती, इसमें वेल्डिंग होती है और इसमें जो है कठिनाई से होती है, कठिनाई से होती है। ठीक है ना। इसमें वेल्डिंग नहीं होती, इसमें बड़ी आसानी से होती है और इसमें कठिनाई से होती है। ठीक है ना। इस तरह से आपके 4 अंतर कंप्लीट हो जाते हैं और अब आपकी नई धातु है जिसका नाम है जिंक का निष्कर्षण। देखिए इस टॉपिक में आपने इस चैप्टर में, ठीक है ना, इस चैप्टर में आपने 3 धातुएं पढ़ चुके, एक एल्यूमिनियम निष्कर्षण, दूसरा कॉपर निष्कर्षण और तीसरा आयरन निष्कर्षण। चौथी आप जिंक धातु पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथी हेडिंग आपकी हो गई जिंक हेडिंग। प्रतीक Zn, परमाणु क्रमांक 30 और परमाणु भार 65 होता है। प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड ZnS सूत्र है, कैलेमाइन ZnCO3। ठीक है ना। 2 ही अयस्क हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रत्येक धातु के निष्कर्षण के लिए कम से कम 2 अयस्कों के नाम और सूत्र आपको याद होने चाहिए। निष्कर्षण है जिंक का निष्कर्षण सामान्यतः जिंक ब्लेंड से किया जाता है। जिंक का जो निष्कर्षण है सामान्यतः जिंक ब्लेंड से किया जाता है। यह निम्न विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि है? हेडिंग आपकी आती है कार्बन अपचयन विधि द्वारा, कार्बन अपचयन विधि द्वारा। तो आइए देखते हैं कार्बन अपचयन विधि क्या है और इससे किस प्रकार से जिंक का निष्कर्षण किया जाएगा। कह रहा है कार्बन अपचयन विधि में यह विधि निम्न पदों में पूरी होती है। पहली हेडिंग है आपकी संद्रण। तो लिखेंगे क्या कि अयस्क को बारीक पीसकर, अयस्क को बारीक पीसकर, ठीक है ना, अयस्क को बारीक पीसकर फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि द्वारा, है ना, अयस्क को बारीक पीसकर फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। सांद्रित, अयस्क को फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। जैसे ही हमारा सांद्रण हो जाता है अगली हेडिंग आ जाती है आपकी भर्जन। क्या शुरू हो जाएगी? भर्जन। ठीक है ना। चलिए इस हेडिंग को ऊपर डाल देते हैं। यह आपकी हेडिंग हो जाती है कि अयस्क को बारीक पीसकर फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करेंगे, यानी सांद्रण की विधि कौन सी हो गई? फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। इसके बाद आपकी हेडिंग आती है भर्जन। सांद्रित अयस्क का, सांद्रित अयस्क का भर्जन कराने पर ZnS जिंक ऑक्साइड में, ZnS जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तथा कुछ ZnS जिंक सल्फेट बनाता है जो कि
पुनः अपचयित होकर ZnO देता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि सांद्रित एस का वर्जन कराने पर जिंक सल्फाइड यानी जो एस के जिंक ब्लेंड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कुछ ZnS जिंक सल्फेट बना देता है जो कि पुनः अपचयित होकर ZnO में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो 2ZnS प्लस 3O2 एरो मार्क बन जाएगा 2ZnO प्लस 2SO। ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा था कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर के ZnO बनाता है। ठीक। ZnS प्लस 2O2 कुछ ZnS आपने लिखा जिंक सल्फेट बनाता है तो ये बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। ZnSO4 जो है पुनः अपचयित होगा और बना देगा 2ZnO प्लस 2SO2। ये निकल जाएगी प्लस O2, ये गैस है ये भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है। जिंक सल्फाइड ऑक्सीकृत हो ZnO बनाता है, कुछ ZnS Zn जिंक सल्फेट बनाता है जो कि पुनः अपचयित होकर के जिंक ऑक्साइड देता है। ठीक है। आइए नंबर 3 की हेडिंग देखते हैं। नंबर 3 पर हेडिंग आती है जिंक ऑक्साइड का अपचयन, ZnO का अपचयन। जो Zn है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था, इसका अपचयन कराना है। तो कह रहा है जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराने पर यह Zn में परिवर्तित हो जाता है। जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराने पर यह Zn में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए क्या क्रिया होती है कि ZnO प्लस C एरो मार्क बन जाएगा Zn प्लस CO। ठीक है ना। ZnO प्लस CO पुनः क्रिया करेंगे और बनाएंगे Zn प्लस CO जो कि बाहर निकल जाएगी और हमें जिंक धातु, जो कि हम जिंक धातु का निष्कर्षण कर रहे थे, वो जिंक धातु हमें प्राप्त हो जाती है। आएगा समझ में कि नहीं? जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? नंबर 4 आपकी हेडिंग आती है शोधन। ठीक है ना। यहां से हमें जिंक धातु प्राप्त हो गई, अब इसका हमें शोधन करना है। तो क्या होगा शोधन में? लिखेंगे प्राप्त धातु में Pb, Fe, सल्फर नहीं Cd और As आदि अशुद्धियां उपस्थित होती है। ठीक है ना। यानी जो धातु हमें यहां से प्राप्त हुई है इसमें लेड, आयरन, कैडमियम और आर्सेनिक की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं जिन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है ना। प्रभाजी आसवन के द्वारा इन्हें दूर कर सकते हैं। इस विधि में Zn का आसवन हो जाता है, यानी ये भाप Zn जो है भाप बन करके उड़ जाता और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है ठीक है। आश्रित जिंक को अभी आपने निकाला कि Zn जो है वो आसवन द्वारा पृथक हो जाता, तो आश्रित Zn को एकत्रित